हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। और सीटेट 2024-2025 के लिए, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस सेट जो है पुराने नहीं होते, ठीक है। अरे आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ओके। और यह पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए भाई, ओके। सीडीपी जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए, ओके। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 यानी 24वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 23 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी तक पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं वो लोग जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करें और मेहनत से जी भर के प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जिस टॉपिक का आपको प्रैक्टिस करना है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, उस टॉपिक का आप लोग, टॉपिक बोल रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है। जिस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस करना है आप लोग कर सकते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जा कर के। वहाँ हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिस सब्जेक्ट से हैं आप लोग उस सब्जेक्ट में जाइए, मतलब उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाइए और जी भर के प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों को बता दें कि 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना सीटेट के, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर उपलब्ध हैं। जाइए और जी भर के मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ओके। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो। और हम लोग कहने के मात्र 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपका 100+ क्वेश्चन तैयार होगा, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक ... के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। किसके द्वारा भाई बताइए? विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। जी बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को बढ़ावा देना या संवर्धित व संपोषित करनी चाहिए, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विकास शुरू होता है, बताइए भाई विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है। शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है, ओके। और आइए ये जो है उत्तर बाल्यावस्था जो होता है ना 6 से 12 वर्ष तक होता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था तार्किक चिंतन की अवस्था, आरंभिक स्कूल एज की अवस्था, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज की अवस्था या फिर खेल की अवस्था, टोली गैंग समूह बनाने की अवस्था, जीवन का अनोखा काल आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वह तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, आरंभिक स्कूल एज की अवस्था होती है, गंदी अवस्था होती है
और स्फूर्ति की अवस्था होती है, स्मार्ट एज की अवस्था होती है, खेल की अवस्था होती है, टोली समूह गैंग बनाने की अवस्था होती है, और उत्तर बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ओके, देखिए इसमें तो बहुत कुछ बताने को है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक में आता जाएगा वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था, शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ओके, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इसे विकास की नींव कहा जाता है, ठीक है। शैशवावस्था को विकास की नींव कहा जाता है। इसमें स्वप्रेम की भावना होती है। शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, निर्माण काल, ठीक है। शैशवावस्था को एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड ने शैशवावस्था को निर्माण काल का अवस्था माना है। ओके, उसके बाद बचता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड जो होता है यह 2 से 6 वर्ष तक होता है। ओके, पूर्व बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक होता है, और इसमें जो है बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। और बच्चों में प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था मतलब पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। ओके, पूर्व बाल्यावस्था भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। और पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम खेलना शुरू कर देता है, या फिर इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता ... कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बताइए, जल्दी बताइए, क्या कहलाती थी? कहलाती थी बोल रहे हैं, क्या कहलाती है भाई, बताइए? प्राकृतिक बुद्धि। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ओके, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होता है तो मनुष्य गणित के अध्यापक, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, बैंक, ठीक है। जिन व्यक्तियों में तार्किक गणितीय बुद्धि का विकास अधिक होता है वे अध्यापक, अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, बैंकर आदि बनते हैं। ओके, उसके बाद आता है बहुभाषिक, बोले हैं भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि, जिन व्यक्तियों में भाषिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वे लोग वकील, पत्रकार, कवि आदि बनते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि इसका तात्पर्य चित्रण व कल्पना शक्ति से है। जिन व्यक्ति में स्थानिक बुद्धि का विकास अधिक होता है वे लोग मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन ... के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है।
किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है भाई, बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, बुद्धि के वितरण। ठीक है, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर। मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि। यह उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ओके, और समायोजन शब्द एक शब्द आया समायोजन। ठीक है, समायोजन किसे कहते हैं? अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे डैश, क्या डैश भाई बताइए, इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई बताइए? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ओके, और सुन लीजिए, एक होता है धनात्मक स्थानांतरण और एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण। तो धनात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? ऐसा पूर्व ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण जो हमें नए ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण को सीखने में मदद करती हैं, उन्हें हम लोग धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पियानो बजाना सीखना अन्य वाद्य यंत्र सीखने में मदद करता है। ओके, फिर उसके बाद है ऋणात्मक स्थानांतरण। ऐसा पूर्व ज्ञान, अनुभव जब दूसरे नए ज्ञान और अनुभव को सीखने में मदद नहीं करता है या घातक होता है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। ठीक है, जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है भाई? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है बताइए, जल्दी बताइए भाई क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चिंतन चूँकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है और एक नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे एक संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से समूहों में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट 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 कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बताइए। प्रत्यक्षण, समायोजन या समावेशन या फिर स्कीमा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, इस समावेशन। ठीक है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर आता है समायोजन। समायोजन किसे कहते हैं भाई, बताइए। समायोजन किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, बताइए। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि एक बालक जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मेंटल कॉन्सेप्ट या मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है तो यह समायोजन है। ओके, आगे देखते हैं। स्कीमा, स्कीमा किसे कहते हैं भाई। स्कीमा बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें पहले से उपस्थित हों या स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है तो उसे स्कीमा कहते हैं। ओके, समझ में आया। बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें पहले से उपस्थित होती हैं या स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है तो उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वह कुत्ते के लिए एक स्कीमा विकसित करता है। वे जानते हैं कि कुत्ता चार पैरों पर चलता है और उसके बालों का रंग काला होता है और उसकी एक पूंछ होती है। ठीक है, जब बच्चा पहली बार चिड़ियाघर जाता है और बाघ को देखता है तो शुरू में उन्हें लगता है कि बाघ भी एक कुत्ता है। बच्चे के दृष्टिकोण से बाघ एक कुत्ते के लिए उसकी योजना में फिट बैठता है। बच्चे के माता पिता समझा सकते हैं, ठीक है, बच्चों को उनके माता पिता समझा सकते हैं कि यह एक बाघ है, एक जंगली जानवर है, यह कुत्ता नहीं है, क्योंकि यह भौंकता नहीं है, यह लोगों के घरों में नहीं रहता है और यह अपने भोजन के लिए शिकार करता है। बाघ और कुत्ते के बीच में अंतर सीखने के बाद बच्चा अपने मौजूदा कुत्ते की स्कीमा को परिवर्तन करेगा और नया बाघ स्कीमा बनाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डॉट 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 को बढ़ावा मिलता है। किसे बढ़ावा मिलता है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है। ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से विद्यार्थी जोड़ता है तो इसमें ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। ओके, पुनर्बलन क्या होता है भाई? छात्राध्यापक का शिक्षण, ठीक है, माइक्रो टीचिंग आप लोग किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे। छात्राध्यापक का शिक्षण समाप्त होने के बाद मूल्यांकन करने वाले पर्यवेक्षक जो छात्र अध्यापक को तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं, ओके, उसी को पुनर्बलन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। पृष्ठपोषण का आप लोग टीचिंग का प्लानिंग जानते हैं ना। पहले प्लानिंग होगी, फिर टीचिंग होगी, फिर फीडबैक होगा, फिर रीप्लान होगा, रीटीचिंग होगा, फिर रीफीडबैक होगा। ओके, टीचिंग की प्रक्रिया जो है 6 मिनट की होती है, फीडबैक भी 6 मिनट की प्रक्रिया है, और रीप्लान जो है, रीप्लान बनाना, पाठ्य योजना बनाना 12 मिनट का है, और रीटीचिंग 6 मिनट का है, और रीफीडबैक भी 6 मिनट का। ओके, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है व्यक्तिक भिन्नताओं। ठीक, व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं भाई? बच्चे एक दूसरे से लंबाई, मोटाई, बुद्धि, मोटिवेशन, रुचि, शारीरिक बनावट, रंग, रूप, गुण, विचार आदि में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओके, और लास्ट है शिक्षार्थी स्वायत्तता। शिक्षार्थी स्वायत्तता क्या होती है भाई? शिक्षार्थी स्वायत्तता जो है 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों में होती है। ठीक है, ऐसे बालक जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि वह अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना आदि करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो, ऐसा नहीं होता है कभी कभी कि बच्चे जो बोलते हैं नहीं मम्मी हमको कपड़े आप मत पहनाओ, हम खुद पहन लेंगे, हमको खाना मत खिलाओ, हम खुद खा लेंगे। यही है शिक्षार्थी की स्वायत्तता। ओके, और ये जो है 2 से 3 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष से शुरू हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से ... संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? बताइए, सृजनात्मकता किससे संबंधित है? अपसारी या बहुविध चिंतन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। ओके, अब आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग किसे कहते हैं भाई? मॉडलिंग या स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा या आलंबन वयस्कों के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या दिशा निर्देशन को स्कैफोल्डिंग कहते हैं भाई। ओके, और अनुकरण तो आप लोग जानते हैं कि बच्चा दूसरे को देखकर उसका अनुकरण करके, उसका नकल करके चीज़ों को सीखता है। ओके, और अभिसारी चिंतन केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिचिंतन कहलाता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन में केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। अभिसारी चिंतन के उदाहरण हैं बहुविकल्पी परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, मानकीकृत वर्तनी परीक्षण आदि। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। ठीक है, अभिसारी चिंतन को भी कई नामों से जानते हैं, नाम भी जान लीजिए। अभिसारी चिंतन को पारंपरिक चिंतन भी कहते हैं, अभिसारी चिंतन को रूढ़िवादी चिंतन भी कहते हैं, और अभिसारी चिंतन को दंकिया लूसी चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन को एक दिवसीय चिंतन कहते हैं, लंबवत चिंतन कहते हैं, इन द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन को, अपसारी बोले हैं अभिसारी चिंतन को। और अभिसारी चिंतन क्या होता है? जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है,
अपसारी चिंतन के भी कई नाम हैं। अपसारी चिंतन को वैज्ञानिक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, पार्श्विक चिंतन, बहुदिशीय, ठीक है, बहुदिशीय बोल रहे हैं, बहुदिवसीय या फिर बहुविध चिंतन और आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन आदि भी कहते हैं। ठीक है, अब सारी चिंतन के नाम है ये सब, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी ... रूप से अभिप्रेरित है। बताइए भाई, व्यक्तिक रूप से, आंतरिक रूप से, अनुभविक रूप से या फिर बाह्य रूप से? बताइए किस रूप से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बाह्य रूप से। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो इसका अर्थ है कि वह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है या मोटिवेट है। इस प्रकार के मोटिवेशन को बाह्य अभिप्रेरणा या बाह्य मोटिवेशन या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है। इसके फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष ... में आता है। किस पक्ष में आता है भाई? व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गति यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। व्यवहार करना सीखने के शारीरिक गति के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यवहार करना सीखने के शरीर गतिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शरीर गतिकी क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक संचालन, शारीरिक क्रिया, शरीर पर नियंत्रण, दृढ़ीकरण आदि आते हैं, जिसके माध्यम से ही व्यवहार किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। एक मिनट भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ... के लिए है। किसके लिए भाई? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखती है। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? बताइए भाई, किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है भाई। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों में समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ
सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। बताइए भाई। नहीं, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधि कराती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ओके, अधिगम का एक सिद्धांत यह है कि यदि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावी होता है। इसलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है तो इससे अधिगम संवर्धित व पुष्ट होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सहयोग की नैतिकता, या फिर नैतिक तर्कड़ा, या फिर नैतिक यथार्थवाद, या फिर नैतिक दुविधा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, नैतिक यथार्थवाद। ओके, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतर आत्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है और नैतिक यथार्थवाद का रास्ता अपनाता है। ओके, उसके बाद फिर है सहयोग की नैतिकता। आप लोग जानते हैं, एक दूसरे की मदद करना। ठीक है, नैतिक तर्कणा क्या होता है? मनुष्य के सभी सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। ओके, नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं? मनुष्य के सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। ओके, उसके बाद आता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है भाई? मनुष्य सही और गलत का निर्णय ना ले पाने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। ओके, मनुष्य के सही और गलत का निर्णय ना ले पाने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। हिंज की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी।
एक उदाहरण है, हिंज अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये है नैतिक दुविधा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को ... में सहायता की आवश्यकता है। बताइए भाई। भावनात्मक क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ... में भी सहायता करती हैं। किस में सहायता करती हैं भाई? समाजीकरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, समाजीकरण। विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है एवं ये समाजीकरण में भी सहायता करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका, केवल शब्द आ गया है, जान लीजिए गलत है, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करता है या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो सामान्य विद्यार्थियों के साथ शारीरिक रूप से दिव्यांग शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षार्थियों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं व स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी को समान व उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? बताइए भाई, कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, आँखों का रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही भाई, आँखों का रंग। आनुवांशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण जाते हैं, जैसे आँखों का रंग आनुवांशिकता के लक्षण के कारण होता है। देखिए, अगला है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः ... की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं भाई? योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश या विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता या फिर उनके ज्ञान की सीमा या फिर आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है भाई? व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को। यदि कोई शिक्षार्थी किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि दूसरी शिक्षार्थी सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो इस प्रकार के लक्षण व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरंतरता का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सब जानते हैं आप लोग। देखिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से ... के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बताइए भाई किसके अतिरिक्त? क्वेश्चन नंबर 25 है, बताइए। शारीरिक गठन के अतिरिक्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन, ठीक है, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन विकास का जैवीय कारक है, ठीक है, जैविकीय कारक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। यही सही है भाई, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। श्रवण हास से, श्रवण हास यानी सुनने में कमी, ठीक है भाई, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए कहा गया है कि श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य का कारण है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता का सामना करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए डिसलेक्सिया मुख्य रूप से ... की समस्या से संबंधित है। किसकी समस्या से संबंधित है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है। सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, बोलने और सुनने से। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पढ़ने से संबंधित भी। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण पठन विकार के रूप में होता है, अर्थात डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से उनका चतुर्विध विकास होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... से बचती है। किससे बचती है भाई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बताइए भाई, वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या फिर संवेदी प्रेरक चरण, या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संवेदी प्रेरक चरण। ओके, संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज़ तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं, यानी रुचिकर कार्यों को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। ओके, वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।